नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में बृहस्पतिवार को शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित लोक महत्व के विषय उठाए। द्रमुक के नेता टीआर बालू ने कहा कि तमिलनाडु में बाढ़ को लेकर केंद्र की ओर से अब तक मदद नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 3 बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के जामताड़ा, गोड्डा और देवघर क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के केंद्र बन जाने का आरोप लगाते हुए यहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) का एक केंद्र स्थापित करने और NRC राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण सबसे पहले इन क्षेत्रों में लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की। दुबे ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पिछले 20 से 25 साल में जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। दुबे ने दावा किया कि झारखंड में पहले आदिवासियों की आबादी 36% होती थी, जो अब 26% हो गई है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिम आदिवासियों से शादी कर रहे हैं, इसलिए जनजातीय आबादी कम हो रही है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लोकसभा सदस्य दानिश अली ने बृहस्पतिवार को सदन में सरकार से आग्रह किया कि देश में नफरत भरे बोल यानी कि हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने इस सदन में शून्यकाल के दौरान ये मांग उठाई। भाजपा सदस्य संघमित्रा मौर्य ने सरकार से आग्रह किया कि ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मरणोपरांत सम्मान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाए। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के कश्मीर में 2 लोगों की हत्या का मामला उठाया और कहा कि पीड़ित परिवारों को सहायता दी जाए। कांग्रेस सदस्य कार्ति चिदम्बरम ने आवारा कुत्तों की समस्या का विषय उठाया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया जाए और इसके लिए उचित धन मुहैया कराया जाए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां रूही ने मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य के लिए राशि तत्काल जारी की जाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने भी ये मांग उठाई कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा की बकाया राशि जारी की जाए। बसपा के मलुक नागर, कांग्रेस के बेनी बेहनन और कई अन्य सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के अलग अलग मुद्दे उठाए। संसद ने बृहस्पतिवार को संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। इनमें एक विधेयक में आंध्र प्रदेश के 3 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और दूसरे में ओडिशा के कुछ समुदायों को जनजाति एवं अनुसूचित जाति समूह में शामिल करने का प्रावधान है। लोकसभा ने आज चर्चा और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री भारती पवार के जवाब के बाद दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विगत 6 फरवरी को यह विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया था। लोकसभा में इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए भारती पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनजातीय लोगों में भी अति पिछड़े लोगों के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ा है। मंत्री ने कहा कि पहली बार देश में एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन विधेयकों के संबंध में लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों के कल्याण और जनजातियों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधान ने जनजातियों और आदिवासियों के कल्याण के प्रति कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र और विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उसने मामूली विसंगतियों को दूर करना भी गंवारा नहीं समझा। कांग्रेस के सप्तगिरी शंकर उलाका ने लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त चर्चा के दौरान कहा कि विभिन्न उप समुदायों को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में शामिल किए जाने से पहले आवश्यक पड़ताल की जानी चाहिए, ताकि SC/ST के हितों की रक्षा हो सके। भाजपा के तापिर गाव ने कहा कि मोदी सरकार में नक्सली और पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूह मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं और इस सरकार में जनजातियों को अपेक्षित सम्मान मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि देश में आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सूले ने कहा कि ये सरकार SC और ST के संबंध में अनेक राज्यों के विधेयक अलग अलग लाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी मराठा और धनगर समेत कुछ समुदायों की इसी तरह की मांग है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने बृहस्पतिवार को श्वेत पत्र सदन में रखा। उन्होंने कहा, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में पेश करती हूँ। शून्यकाल में भी अनेक सदस्यों ने अपने अपने विषय उठाए। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने बृहस्पतिवार को सरकार से मणिपुर में हिंसा के हालात पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में गिरजाघरों में तोड़फोड़ की जा रही है और पादरियों को धमकाया जा रहा है। शून्यकाल में तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने गुजरात के केवड़िया में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह ही कोलकाता में बेलूर मठ के सहयोग से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने की मांग केंद्र सरकार से की। कांग्रेस के अमर सिंह ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाए जाने चाहिए और पारिश्रमिक में भी वृद्धि होनी चाहिए। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संपर्क के समय मनरेगा पर 25 से 30 हजार करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे, लेकिन मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं और इस बार मनरेगा के लिए 85 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने, खरीद दोगुनी करने और पीएम किसान योजना शुरू करने जैसे अनेक किसान हितैषी उपाय किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू ने आंध्र प्रदेश के 5 समुदायों को केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करने की मांग की। शिवसेना सदस्य कलाबेन देलकर ने केंद्र की आयुष्मान योजना की तारीफ करते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली में ये योजना पिछले कुछ समय से बंद है, जिसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद राज्यसभा की खबरें देखेंगे। In a world that never stops, where information shapes our reality, one app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD India app, your gateway to a world of news right at your fingertips. Your most trusted source of news goes global, goes digital. Explore a world of options, top stories, live updates, in-depth analysis. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरक उदाहरण बताया और कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो उनके योगदान को याद किया जाएगा। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई के अवसर पर उच्च सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किए जाने का स्वागत भी किया और विपक्षी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश की समृद्धि को नजर ना लगे, इसके लिए काला टीका बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री ने शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद सदन की कार्यवाही में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मनमोहन सिंह की सराहना की और उनके दीर्घायु होने की भी कामना की। मनमोहन सिंह सहित उच्च सदन के 68 सदस्य फरवरी से मई महीने के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मनमोहन सिंह उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं विशेष रूप से मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूँगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वैचारिक मतभेदों के कारण कभी बहस के दौरान छींटाकशी हो जाती है, लेकिन वो बहुत अल्पकालीन होता है। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को सरकार से संसदीय समितियों द्वारा विधेयकों की उचित जांच पड़ताल सुनिश्चित करने की सलाह दी और साथ ही कहा, जल्दबाजी में कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उन शब्दों को याद किया कि जल्दबाजी में कानून बनाए जाने को रोकने के लिए संसद का दूसरा सदन राज्यसभा जरूरी है। देवी गौड़ा ने कांग्रेस की आलाकमान संस्कृति पर कटाक्ष करते हुए बृहस्पतिवार को पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या कांग्रेस उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना बर्दाश्त करेगी। देवी गौड़ा ने कहा कि भाजपा को उनका समर्थन अपनी पार्टी JDS को कुछ कांग्रेसियों से बचाने के लिए था जो इसे नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने पुत्र को नहीं बल्कि खड़गे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इस बात पर जोर दिया था कि कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद 13 महीने में ही कुमारस्वामी को हटा दिया गया और तब उन्होंने अपने बेटे को भाजपा के साथ जाने के लिए कहा। अपने विदाई संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिवंगत अरुण जेटली से मिले मार्गदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने एक घटना के बारे में भी बताया जब वरिष्ठ राजनेता और संसदीय स्थायी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष केसी त्यागी ने उन्हें 4 बार बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण पैनल के बोर्ड से हटा दिया था। मंडाविया ने कहा, त्यागी जी ने मुझे संसदीय अनुशासन सिखाया।
समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उनका सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार बड़ा हो गया है। भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक मंत्री के रूप में उन्होंने उन रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी जो पर्यावरण मंजूरी के कारण लंबित थीं। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 2G घोटाले, स्पेक्ट्रम नीलामी, NPA, वन रैंक वन पेंशन, नेट न्यूट्रलिटी और डेटा सुरक्षा पर सदन में हुई बहस का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि उच्च सदन को भविष्य में राजनीतिक सहमति तक पहुंचने के लिए समितियों के कामकाज को मजबूत करने के तरीकों के बारे में भी सोचना चाहिए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित करने के लिए पार्टी नेतृत्व और महाराष्ट्र विधानमंडल को धन्यवाद दिया। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने उम्मीद जताई कि सदस्य अपनी पार्टियों और आम लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। इसके बाद उच्च सदन में अंतरिम बजट और दूसरे विषयों पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस पर जवाब दिया। अंतरिम बजट 2024-2025 का मुख्य जोर पूंजीगत व्यय पर होने की ओर ध्यान दिलाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें सरकार की किसी भी प्रमुख योजना के लिए आवंटन में न तो कटौती की गई है और न ही कमी। सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि इसमें सरकार ने पूंजीगत व्यय पर बल दिया है ताकि कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सके और जिस गति से भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर रही है उसे बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार आधारभूत ढांचे के निर्माण, सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण पर बल देना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि राजस्व खर्चे पर निवेश करने से अच्छा लाभ मिलता है। वित्त मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार का नाम लेते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य पूंजीगत व्यय को लेकर भ्रमित हैं कि ये पूंजीपतियों पर किए जाने वाला व्यय है। सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत व्यय संपत्ति के निर्माण के लिए व्यय किया जाता है ताकि सभी नागरिक उनका उपयोग कर सकें और लोगों का जीवन सुगम बन सके। उन्होंने कहा कि बजट में प्रयुक्त होने वाली इस शब्दावली को विकृत करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्व व्यय पर किए जाने पर 1 रुपये में 98 पैसा भी वापस नहीं आता है, किंतु जब पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाता है तो अल्पावधि में 1 रुपये पर 1 रुपये 46 पैसा वापस आता है और मध्यम एवं दीर्घ अवधि में लाभ मिलता है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय से रोजगार भी सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा निश्चित तरीका है जिसे विश्व भर में अल्पकाल में परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिम बजट में 2023-2024 के बजट संबंधी संशोधित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 17% की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 2-3 वर्ष में इस बात को सुनिश्चित किया है कि सरकार का ऋण प्रबंधन एवं राजकोष का समग्र प्रबंधन 2021 में तय किए गए लक्ष्यों के अनुरूप हो सके। उन्होंने कहा, हमने राजकोषीय घाटे को 5.9 तक सीमित किया है और इस साल के लिए हमने 5.8% का लक्ष्य रखा है। सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार राजकोषीय घाटे में ये कमी कल्याण योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किए जाने वाले परिव्यय में कोई कटौती करे बिना लाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना का आवंटन अगले साल के अंतरिम बजट में वर्तमान वित्त वर्ष के बजट के संशोधित अनुमानों के बराबर रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी जल जीवन मिशन, मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, समग्र शिक्षा का आवंटन बढ़ा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रमुख योजना के बजट में न तो कटौती हुई है और न कमी की गई है। मंत्री के जवाब के बाद अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले अंतरिम बजट और वित्त विधेयक 2024 पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजद के डॉक्टर अमर पटनायक ने कहा कि सरकार को विनिवेश के लक्ष्य की समीक्षा करनी चाहिए और इससे पूरी तरह हटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बजट घाटा कम करने में मदद मिलेगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी आला ने कहा कि बजट में कई सराहनीय योजनाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन इन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। राजद के एडी सिंह ने कहा कि भारत चीन सीमा पर सीमा सड़क संगठन 1235 किलोमीटर सड़क बना रहा है, लेकिन बीआरओ के लिए 6500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो बहुत ही कम है। भाकपा के इलामारम करीम ने कहा कि बजट में उन समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिनका देश सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, देश का 16 करोड़ की संख्या वाला कार्यबल इस बजट में कोई जगह नहीं पा सका, ये दुखद है। अन्ना द्रमुक सदस्य डॉक्टर एम थम्बिदुरई ने कहा कि तमिलनाडु में राज्य सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।